नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार जेपी स्पॉट तक पे। तो आज जो है वो दो मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मुकाबला है वो अफगानिस्तान और नामीबिया के बीच है। लेकिन उसके बाद जो मुकाबला है वो एक तरफ से क्वार्टर फाइनल ही है, जो कि खेला जाएगा भारत और न्यूजीलैंड के बीच। क्वार्टर फाइनल में इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आज जो टीम हारी वो तकरीबन टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। इसका मतलब है कि आज दोनों टीमें, चाहे वो इंडिया हो या न्यूजीलैंड, दोनों में से जीतना जरूरी है। क्वार्टर फाइनल एक तरफ से है, आज जीते तो सेमीफाइनल में आपकी एंट्री होगी। अगर आज हार गए तो फिर आप सेमीफाइनल से बाहर हो जाएंगे। तो दोनों टीमों के लिए डू और डाई मुकाबला है। तो इस पर भी बात करेंगे कि क्या होगी भारत की प्लेइंग 11, न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 क्या होगी, हैंड टू हैंड क्या है दोनों टीमों के बारे में, वर्ल्ड कप में दोनों टीमों का क्या रिकॉर्ड्स है, उस पर भी सारी बहुत बातें करेंगे। लेकिन इससे पहले आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दे ताकि नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। सबसे पहले तो मैं अगर बात करूं तो भारतीय टीम में काफ़ी चेंजेस होने की उम्मीद दिख रही है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी विराट कोहली आए थे, उन्होंने जो शमी के बारे में जो हो रहा है, शमी के खिलाफ जो लोग ट्वीट्स कर रहे हैं उसके बारे में भी उन्होंने काफ़ी सारी जानकारी दी। प्लेइंग 11 के बारे में भी उन्होंने बताया कि शार्दुल ठाकुर जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस प्लेयर है। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि क्या वो 11 में खेलेंगे नहीं खेलेंगे, किसकी जगह पे खेलेंगे, वो उन्होंने नहीं बताया विराट कोहली ने। लेकिन देखिए कि अगर हार्दिक पांड्या के बारे में भी उन्होंने बताया कि हार्दिक पांड्या जो है वो फिट है, अवेलेबल है, प्लेइंग 11 में वो खेलेंगे। लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है कि सवाल काफ़ी आ रहे हैं। पहला तो सवाल यही है कि हार्दिक पांड्या की जगह पे हम क्या ईशान किशन को खिला सकते हैं या नहीं। तो देखिए ईशान किशन जो है वो मिडल ऑर्डर प्लेयर है, वो गेम को फिनिश नहीं कर सकते। मेरा ये मानना है कि अगर ईशान किशन को आप खिलाते हैं तो वो आप ओपन करवाएं उनसे, या फिर नंबर 3-4 पे ही आप उनको खिला सकते हैं। जिस नंबर पे हार्दिक पांड्या आ रहे हैं, हार्दिक पांड्या नंबर 6 पे आ रहे हैं, आप 7 पे भी भेज सकते हैं, नंबर 6-7 पे हार्दिक पांड्या आ रहे हैं। तो यहाँ पे आखिरी के कुछ ओवर में लंबे लंबे हिट्स आपको चाहिए, मोमेंटम आपको चाहिए, और मुझे नहीं लगता है कि हार्दिक पांड्या से बेहतर कोई विकल्प है फिलहाल टीम इंडिया में। तो हार्दिक पांड्या के साथ ही जाना अच्छा है। अगर हार्दिक पांड्या फिट है, अवेलेबल है प्लेइंग 11 के लिए, तो हार्दिक पांड्या के साथ ही जाना बेटर चॉइस है। लेकिन हार्दिक पांड्या का जो फॉर्म है वो थोड़ा सा चिंता वाली बात है, फॉर्म में नहीं है। गेंदबाजी क्या करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से वीडियोस भी सामने आ रही है, फोटोज भी सामने आ रही है कि हार्दिक पांड्या ने जो है वो नेट्स में गेंदबाजी की है, तो ये मान के हम चल रहे हैं कि हार्दिक पांड्या जो है वो छठे विकल्प के जो भारत खोज रहा है कि कौन सा प्लेयर होगा वो छठा विकल्प होगा हमारी गेंदबाजी का। तो हार्दिक पांड्या जो है वो अगर गेंदबाजी करते हैं तो हार्दिक पांड्या ही हमारे छठे विकल्प है। इसलिए ठीक है हार्दिक पांड्या का फॉर्म नहीं है, लेकिन किसी भी दिन हार्दिक पांड्या जो है वो फॉर्म में आ सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि ईशान किशन के फिलहाल प्लेइंग 11 में जगह नहीं बन रही है, हार्दिक पांड्या के साथ ही हमें जाना होगा। दूसरी बात है कि क्या लॉर्ड शार्दुल ठाकुर को हम प्लेइंग 11 में देख सकते हैं या नहीं। तो जी हाँ, विराट कोहली ने भी इसके कुछ संकेत दिए हैं, लेकिन किसकी जगह पे, तो भुवनेश्वर कुमार की जगह पे हम शार्दुल ठाकुर को जो है वो प्लेइंग 11 में देख सकते हैं। अगर शार्दुल ठाकुर प्लेइंग 11 में आते हैं तो हमारी जो बल्लेबाजी है वो थोड़ी सी लंबी हो जाएंगी, क्योंकि 7 पे हम खिलाएंगे जडेजा को, फिर 8 पे आ जाएंगे शार्दुल ठाकुर, तो हमारी जो बल्लेबाजी है थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाएंगी, लंबी हो जाएंगी। और भुवनेश्वर कुमार की मैं अगर बात करूं तो देखिए हमने आईपीएल में भी भुवनेश्वर कुमार को देखा है, पहले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ भी भुवनेश्वर कुमार को देखा कि वो स्विंग नहीं मिल रही है। भुवनेश्वर कुमार किसके लिए जाने जाते हैं, भुवनेश्वर कुमार जो है वो अपनी स्विंग गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। लेकिन आईपीएल में भी हमने देखा, पाकिस्तान के खिलाफ मैच में भी हमने देखा स्विंग जो है वो नहीं मिल रही है भुवनेश्वर कुमार को। तो और शार्दुल ठाकुर उनकी जगह पे अगर खेलते हैं तो वो विकेट टेकर ऑप्शन होते जा रहे हैं। अगर विकेट की जरूरत है तो हम शार्दुल ठाकुर को गेंद देते हैं, तो हमें विकेट देते हैं। आईपीएल में भी हमने देखा, इंग्लैंड में भी हमने देखा था कि विकेट की अगर दरकार है, शार्दुल ठाकुर को गेंद आप थमा दीजिए, आपको विकेट देंगे। तो
कहीं ना कहीं जगह बनती हुई मुझे दिखाई दे रही है प्लेइंग 11 में शार्दुल ठाकुर की, भुवनेश्वर कुमार की। दूसरा कोई चेंजेस होने वाला नहीं है भारतीय टीम में। सेम जो पाकिस्तान के खिलाफ खेली थी वही प्लेइंग 11 खेलेंगी। रोहित शर्मा ओपन करेंगे, उनके साथ केएल राहुल ही दिखेंगे हमके। नंबर 3 विराट कोहली, 4 पे सूर्य कुमार यादव, 5 पे ऋषभ पंत, 6 पे हार्दिक पांड्या के साथ ही जाएंगे, 7 पे जडेजा, 8 पे मैं शार्दुल ठाकुर को देखना चाहता हूँ भुवनेश्वर कुमार की जगह पे, 9 पे चक्रवर्ती, 10 पे मोहम्मद शमी और 11 पे जसप्रीत बुमराह। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा चेंजेस हो गए भारतीय टीम में। वही न्यूजीलैंड की टीम की मैं अगर बात करूं तो वही न्यूजीलैंड भी कोई चेंजेस नहीं करेंगी, क्योंकि एक समय पे लग रहा था कि पाकिस्तान जो है वो थोड़ा सा फंस गई है। उन्होंने कोई ज़्यादा स्कोर नहीं किया था पाकिस्तान के खिलाफ न्यूजीलैंड ने, लेकिन न्यूजीलैंड की गेंदबाजी अच्छी हुई थी। न्यूजीलैंड ने जो है मैच में थोड़ी सी पकड़ बनाई थी, लेकिन आखिरी के कुछ ओवर में जो है वो पाकिस्तान अच्छा खेला, पाकिस्तान जो है वो जीत गया। लेकिन न्यूजीलैंड ने पकड़ बनाई थी तो उनकी गेंदबाजी में कोई दिक्कत नहीं है। सैम स्कॉट के साथ ही न्यूजीलैंड खेलने के लिए जाएंगी। और मज़ेदार बात है कि ट्रेंट बोल्ट जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे, उन्होंने एक बात बोली थी कि मैं शहनशाह अफरीदी की तरह गेंदबाजी करूंगा, और शहनशाह अफरीदी ने जिस तरह से भारतीय टॉप ऑर्डर को फेल किया था, मैं कुछ इसी प्रकार से भारतीय टॉप ऑर्डर को फेल करने की कोशिश करूंगा। लेकिन देखिए शहनशाह अफरीदी और ट्रेंट बोल्ट में क्या फर्क है। शहनशाह अफरीदी जो है वो तकरीबन 140-145 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से गेंदबाजी करते हैं, वही ट्रेंट बोल्ट आ जाते हैं 135-130 पे गेंदबाजी करते हैं। फर्क क्या है कि शहनशाह अफरीदी को हम देखते हैं कि भाई अच्छी गेंदबाजी करते हैं, अच्छे रिदम में है, लेकिन हमने उनको कभी फेस नहीं किया है। 5 साल पहले हमने उनको फेस किया होगा, लेकिन उसके बाद हम उनको फेस नहीं करे। वही रोहित शर्मा, केएल राहुल, तकरीबन विराट कोहली उनको लगातार फेस करके आ रहे हैं, उनकी गेंदबाजी से खेले हुए हैं वो लोग। अब मुंबई इंडियंस में खेलते हैं ट्रेंट बोल्ट, रोहित शर्मा भी मुंबई इंडियंस में खेलते हैं, तो नेट प्रैक्टिस भी की हुई है रोहित शर्मा ने ट्रेंट बोल्ट के हिसाब से। तो मुझे नहीं लगता कि उतने इफेक्टिव साबित हो गए आज के मुकाबले में। जिस तरह से शहनशाह अफरीदी ने गेंदबाजी की थी, अच्छी गेंदबाजी की थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उस तरह से विकेट निकाल पाएंगे ट्रेंट बोल्ट। हालांकि उनसे बचना होगा, क्योंकि जो गेंद अंदर आती है, लेफ्ट हैंड गेंदबाज की गेंद अंदर आती है, भारतीय बल्लेबाज, टॉप ऑर्डर बल्लेबाज को दिक्कत होती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज उतनी दिक्कत होगी या होनी चाहिए भारतीय बल्लेबाजों को। अगर मैं हैंड टू हैंड की अगर देख ले तो देखे दोनों टीमों ने 17 बार एक दूसरे के खिलाफ खेले, 17 बार ही एक दूसरे के खिलाफ खेले, जहाँ पे भारतीय टीम 8 बार जीती है और न्यूजीलैंड टीम भी 8 बार ही जीती है। एक मुकाबला ऐसा था जो टाई हो गया था, वो नतीजा नहीं आया था, तो इसका मतलब है कि दोनों टीमें जो है यहाँ पे बराबर खड़ी हुई है। एक ने 8 बार जीता है, दूसरे ने भी 8 बार जीता है। लेकिन फिर T20 वर्ल्ड कप की मैं अगर बात करूं तो 2 बार न्यूजीलैंड और भारत एक दूसरे के आमने सामने आई है, और दोनों बार जो है वो न्यूजीलैंड ने जीत हासिल की है। और मुझे याद है कि पिछली बार हम खेले थे उनके खिलाफ, तो इस सोडी ने काफी अच्छी गेंदबाजी की थी, भारतीय जो टॉप ऑर्डर है उनको फेल कर दिया था इस सोडी ने। और जो हमारा जो प्रॉब्लम कहाँ पे है टीम इंडिया की, हम कहते हैं कि हम अच्छी स्पिन खेलते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से, पिछले 3 या 4 साल से हम स्पिन पे, अच्छी क्वालिटी स्पिन के खिलाफ हम फंसते हैं। तो यहाँ पे भी हमें ध्यान रखनी होगी, क्योंकि इस सोडी लेग स्पिनर है, भारत के खिलाफ काफ़ी अच्छा उनका रिकॉर्ड है, अच्छी गेंदबाजी करते हैं भारत के खिलाफ, तो वो भी हमें देखना होगा, संभल के खेलना होगा। फिर लेफ्ट आर्म बॉलर है उनके पास, सेटनर है, वो भी अच्छी गेंदबाजी करता है, तो सेटनर से भी हमें बचना होगा। और अब मैं अगर आगे बात करूं तो देखिए शार्दुल ठाकुर की टीम में जगह बनती है। अब सवाल यहाँ पे है कि शहनशाह अफरीदी के खिलाफ भारतीय टीम जो है वो फंस गई थी। वही दूसरी तरफ टीम साउदी की मैं अगर बात करूं तो केएल राहुल जो कि टॉप ऑर्डर बल्लेबाज है, शानदार रिकॉर्ड है उनका। तकरीबन उन्होंने 40 गेंदें खेली है ट्रेंट बोल्ट की अभी तक T20 इंटरनेशनल में, और उसमें 78 रन उन्होंने बनाए हैं।
और केवल एक बार आउट हुए, 40 गेंदों में एक बार आउट हुए। और मजे की बात जो है वो उनका स्ट्राइक रेट है, तकरीबन 200 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं ट्रेंट बोल्ट को, 195 का उनका स्ट्राइक रेट है। तो वही एक तरफ जो वो फंसते हैं लेफ्ट हैंड तेज गेंदबाज के साथ केएल राहुल, लेकिन दूसरी तरफ ट्रेंट बोल्ट के साथ उनका जो है वो शानदार परफॉर्मेंस है ट्रेंट बोल्ट के खिलाफ। वही रोहित शर्मा की मैं अगर बात करूं तो देखे 13 T20 इंटरनेशनल में रोहित शर्मा जो है वो खेले हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ। कितने बार? 13 बार खेले हैं और उसमें उन्होंने तकरीबन 300 रन बनाए हैं, 338 रन उन्होंने बनाए हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ। और मजेदार बात क्या है कि उनका जो स्ट्राइक रेट है वो भी लाजवाब है। एवरेज उनकी जो है वो 30.72 की उनकी एवरेज है, स्ट्राइक रेट भी काफी अच्छा है। और मजेदार बात कि पिछले 2 T20 इंटरनेशनल में वो एक बार 65 नाबाद रहे थे, दूसरी बार 60 रन बनाए थे। तो न्यूजीलैंड के खिलाफ पिछले 2 मुकाबलों में रोहित शर्मा फॉर्म में है, केएल राहुल शानदार आंकड़े हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ। किंग कोहली की तो बात ही छोड़िए, किंग कोहली तो जो है जैसे ही बड़े टूर्नामेंट आ जाते हैं वो तो फॉर्म में आ जाता है। तो तीनों पे, लेकिन तीनों पे जो है वो भारत जो है वो खेलता है कि ये तीनों अगर खेल गए तो भारत अच्छा करता है, अगर तीनों जो है वो जल्दी आउट हो गए तो फिर भारत जो है वो फ्लॉप हो जाता है, 140 145 पे ढेर हो जाता है। तो तीनों पे डिपेंडेड है भारतीय टीम। लेकिन जो मुकाबला है वो दुबई में, और एवरेज स्कोर जो है वो तकरीबन 135 है। लास्ट 5 गेम की मैं अगर बात करूं तो जो स्कोर है वो 135 जो है वो एवरेज स्कोर है यहाँ पे। अगर पहले या और क्या बात है कि जो टीम यहाँ पे चेस कर रही है, लास्ट 5 मुकाबले में जो टीम ने चेस किया है वो जीत गई है। इसका मतलब है कि यहाँ पे थोड़ी सी ड्यू भी होती है, से गेंद गीली हो जाती है, स्पिनरों को जो है वो मदद नहीं मिलती, फिर गेंद ड्यू होने गीली हो जाती है तो स्पिनरों को मदद नहीं मिलती। लेकिन हम यही उम्मीद लगाएंगे कि भारत आज टॉस जीते। टॉस पे विराट कोहली ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया था कि टॉस किसी के हाथ में नहीं है, टॉस जीतेंगे या हारेंगे उसमें कोई डिबेट होनी नहीं चाहिए, टॉस हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन अगर भारत पहले बल्लेबाजी भी करता है तो तकरीबन 160 170 का स्कोर करे और आगे से विकेट लेने की कोशिश करनी होगी। लेकिन फिलहाल जो T20 इंटरनेशनल वर्ल्ड कप के जो आंकड़े हैं वो भारत के खिलाफ है। 2 बार खेली है न्यूजीलैंड के खिलाफ, दोनों बार न्यूजीलैंड ही जीता है। लेकिन ओवरऑल T20 की मैं अगर बात करूँ तो दोनों टीमें जो है वो 50-50% है। दोनों ने सेम मुकाबले 17 मुकाबले खेले हैं, 8 भारत ने जीते हैं, 8 न्यूजीलैंड ने जीते हैं। एक मुकाबला जो है वो टाई हुआ था। लेकिन यहाँ पे प्लानिंग क्या होनी चाहिए भारतीय बल्लेबाजों की? तो भारतीय बल्लेबाजों की यही प्लानिंग होनी चाहिए कि संभल के खेलना है, विकेट नहीं देनी है। पावर प्ले में भारत भले ही पावर प्ले में 36 गेंदों में भारत 40-36 रन ही बनाए, उससे कोई मतलब नहीं है, विकेट आपको नहीं देनी है। अगर आपने विकेट नहीं दी तो फिर प्रेशर में आएगी गेंदबाजी न्यूजीलैंड की, और फिर यहाँ पे रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली और अंत में जाके हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत जो है वो काम कर देंगे आपके। लेकिन शुरुआती आपको विकेट नहीं देनी है। सब लोग कह रहे हैं कि रोहित शर्मा फेल हो रहे हैं, ऐसा है वैसा है, लेकिन एक मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ आप फेल हो गए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर रोज फेल हो जाएंगे। आज देख लेना रोहित शर्मा जो है वो कमाल की लाजवाब इनिंग्स खेलेंगे, केएल राहुल के साथ रोहित शर्मा भी धमाकेदार इनिंग्स खेलेंगे। क्या करना है कि मैं तो चेंजेस नहीं कर सकता, चेंजेस की कोई गुंजाइश नहीं है। जाडेजा के साथ आप जाइए, चक्रवर्ती के साथ जाइए, क्योंकि मिस्टर स्पिनर है चक्रवर्ती, और मिस्टर स्पिनर को आपको किसके खिलाफ खिलाना है? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, क्योंकि जो एशियाई कंट्रीज है वो तो अच्छे से खेल देंगी। जिस तरह से बाबर आजम, रिजवान ने खेल दिया वरुण चक्रवर्ती को, वो तो आसानी से खेल देंगे। लेकिन आपको न्यूजीलैंड के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चक्रवर्ती को लाना है, उनकी जो मिस्टर स्पिन है वहां पे ऑपोजिशन को फंसाना है। तो वरुण चक्रवर्ती पे भी आज जिम्मेदारी होगी कि अर्ली विकेट थ्रू आउट करे, जैसे कि केन विलियमसन है। केन विलियमसन को शुरुआत में आपको आउट करना होगा, लेकिन अगर केन विलियमसन थोड़ा खेल गए तो फिर भारत के लिए भी
दिक्कत का सामना बन सकते हैं केन विलियमसन। तो वरुण चक्रवर्ती का अच्छे से इस्तेमाल करना है और स्पिनरों पे ही फंसाना है, न्यूजीलैंड को स्पिनरों पे ही फंसाना है। और उसके बाद जो भारतीय तेज गेंदबाज है शमी, मैं तो शार्दुल ठाकुर को ही पिक कर रहा हूँ, शार्दुल ठाकुर और मोहम्मद शमी जो है वो आपके विकेट लेंगे। मैं अगर बात करूँ तो बैटल की तो मैंने पहले बात कर दी कि जिस हिसाब से राहुल और ट्रेंट बोल्ट का रिकॉर्ड है, वहीं दूसरी तरफ में अगर बात करूं तो जसप्रीत बुमराह और केन विलियमसन का भी एक शानदार रिकॉर्ड है, जहां पे 48 गेंदों का सामना किया है विलियमसन ने, 55 रन बना पाए हैं, 55 रन बना पाए हैं। उनका जो स्ट्राइक रेट है वो तकरीबन 114 का है, लेकिन बुमराह ने एक बार उनको आउट भी किया है। तो विलियमसन जो है बुमराह के खिलाफ थोड़े से दबे हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उसका फायदा उठाना है, आगे गेंद करनी है, बाउंसर लगाना है, विकेटें लेनी है। लेकिन आप देख लीजिए आज जो है वो इंडिया जो है वो विन कर देगा, क्योंकि क्वार्टर फाइनल एक तरफ से है, डू और डाई मुकाबला है, जो जीता वो जाएगा सेमीफाइनल में।